हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हेलो एल्केन हेलो एरेंस के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर उनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, मल्टी स्टेप के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे वो कर दिए थे। आज हम लोग यहाँ पर थिंक टैंक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर थिंक टैंक में कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बताया गया है, विच व्हेन टू हेलोजन एटम आर अटैच टू सेम कार्बन देन इट इज। कह रहे अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच्ड हो तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हो जाता है, अगर मान लेते हैं आपका यहाँ पर RCH या फिर ऐसे यहीं पर कह देते हैं, दो हेलोजन यहीं पर लगा देते हैं आपको, ठीक है, ऐसे कुछ है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं। जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हो तो उसको हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, इसमें कहा गया विस्नल। विस्नल का बोला जाता है जब बगल बगल कार्बन पे अटैच्ड होते हैं, जब सेम कार्बन पे होता है तो जेम। तो आप बताओगे बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड। कौन यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना एलाइलिक हैलाइड का सेटअप क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, अब बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हेलोजन लगा, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन हो, उसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसमें हेलोजन लगा हो, ऐसा सेटअप कहीं पर। इसके बाद भी कार्बन की चेन हो ऊपर नीचे, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब इतना सेटअप होना चाहिए किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, तो कहेंगे उसको हम एलाइलिक पोजीशंस कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया पहला 4 ब्रोमो पेंट 2 इन है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके बाद कह रहा है कि चौथे पे ब्रोमो है, 2 पे इन है। चलो यहाँ पर 1 2 पे मैं इन लगा देता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ पर ब्रोमो लगा देता हूँ। बताओ क्या ये सेटअप है। आप बताओगे हाँ, डबली बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें हेलोजन, ये है एलाइलिक पोजीशंस। हमसे पूछा गया जो नहीं है वो बताओ। फिर अगर दूसरे वाले ऑप्शन में आता है 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। कह रहे 1 पे इन है, लगा दिया 1 पे। फिर कह रहा है कि 2 पे मेथाइल है और 3 पे 1 2। अब बताओगे 2 पे यहाँ पर एक मेथाइल पे लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि और 3 पे क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका 3 पे एक ब्रोमो है, निकला ब्रोमो है, लगा देते हैं ब्रोमो। तो क्या ये होगा कि ना बताओगे हाँ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसमें जाके हेलोजन जुड़ा है, तो ये भी आपका उसी में ही आ जाए। चलो तीसरा अगर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 2 3 4 ब्यूट, और दूसरे पे क्या हो जाता है इन है, और 1 पे क्या हो जाता है यहाँ पर ब्रोमो। ये रहा, तो ये तो हो गया ना सेटअप। यहाँ पर ये एलाइलिक पोजीशन ब्रोमो, तो ये भी हो जाता है। 3 तो हो गए, बचा चौथा, यही वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 तो हो ही चुका, लेकिन तब भी चेक करते हैं इसका। ब्यूट 1 इन है, 1 2 3 4, 1 पे है इन, फिर चौथे पे ब्रोमो है, 1 2 सॉरी इन है, मैंने आइन बना दिया, बताओगे ये इन, और चौथे पे क्या 1 2 3, तो ये चौथा हो जाएगा। तो बताओगे यहाँ पर ब्रोमो। बताओ ये आपका एलाइलिक पोजीशन था। अगर यहीं पर हेलोजन लगा होता तब उसको हम कहते हैं एलाइलिक ब्रोमाइड या फिर हैलाइड। वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जुड़ा है, तब बताओगे हम कहेंगे भाई ये एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, चलो अगला आपको बताता है, फास्जीन इज अ कॉमन नेम ऑफ। फास्जीन एक पॉइजनस गैस होता है। आपको बताया कैसे बना था, जब हम लोग क्या करते थे वहां पर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का लाइट और एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता था, तो एक पॉइजनस गैस फास्जीन बनाता था, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते थे। तो बताओ कि फास्जीन का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता है, COCl2। ये तो हो जाएगा COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर कहता है, द मेन डिफरेंस इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस में क्या मेन डिफरेंसेस होगा। ठीक है, आपको क्या पता है, अगर हेलो एल्केन में होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, और हेलो एरेंस में होगा तो sp2 से। हेलो एरेंस में होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, और हेलो एल्केन्स में ऐसा नहीं होता। चलो हालांकि इसमें हमें स्टेटमेंट से देखना पड़ेगा क्या बात। यहाँ पर हमसे पूछा गया डिफरेंसेस, बोला गया मेन डिफरेंस। कह रहे हेलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एरेंस, और ड्यू टू डिफिकल्ट इन CX बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एल्केन। गलत बोल, उल्टा बोल दिया। ठीक है, हेलो एल्केन में तो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटता था, SN1 SN2 रिएक्शन जो आपको समझाया था। हेलो एरेंस में नहीं टूटता था, लेकिन इन्होंने उल्टा बताया, गलत। इन हेलो एल्केन्स द कार्बन अटैच टू कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कहा जाके कि हेलो एल्केन्स में
हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एडिशन sp3, ये ला बात सही कह रहे हैं। वाइल इन हेलोएरेंस sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि हेलोएरेंस में sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तो लाइन सही बोल रहे हैं, ठीक है करेक्ट है। फिर कहा गया CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स इज शॉर्टर देन हेलोरेंस, गलत नहीं, CX का बॉन्ड बड़ा होता था, आपकी बुक में डाटा भी दिया 177 पिकोमीटर, जबकि हेलोएरेंस में 169 पिकोमीटर था, ये गलत। CX बॉन्ड इन हेलोएरेंस एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी लाइन सही कह रहे हैं। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन देन हेलो एल्केन, नहीं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, वो कॉन्जुगेटेड में होता है, ठीक है। हेलोएरेंस में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता था, इसकी वजह से होता था। बताओ क्या इसमें सेकंड वाला ही हम सही कहेंगे। अब आपको कहता है कि हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन इज, अगर एल्केन का हम हेलोजिनेशंस कराते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब एल्केन को हम हेलोजन दे रहे हैं, ठीक है, एल्केन को अगर क्या कर रहे हैं हम हेलोजन दे रहे हैं, तो याद रखना अगर किसी को भी अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन की ही कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपको याद हो जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ रहे थे, मैंने कहा था किसी से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, उसको भी ऑक्सीडेशन, किसी को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे दो वो, और हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो अगर हेलोजन आप उसको देंगे तो उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ही, ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के अंतर्गत हम उसको रखेंगे, ठीक है, प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। 6 इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, CH2Cl CH2Cl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग HCl, मतलब आपसे कह रहे हैं कि ये हमें बनाना है CH2Cl और CH2Cl, और किससे जोड़ करके किससे रिएक्शंस कराई जाए HCl की, ये बन जाए। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक रिएक्शंस होती है, अगर मान लेते हैं ऐसे, मैं नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ, ROH की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो RCl बनता था, ठीक है, मतलब OH के जहाँ पर Cl हम लगा सकते थे, और हमें 2 Cl चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 OH वाला अगर कंपाउंड होगा तो वहाँ पर बन जाएगा, और इथाइलिन ग्लाइकोल इसी को कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल ये हो जाता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। भाई अब इसी की रिएक्शन अगर हम HCl से 2 बार करा देंगे, दोनों OH को हटा करके 2 Cl लगा देगा, आपका इथाइलिन ग्लाइकोल से इथाइलिन क्लोराइड बन जाएगा, डाइक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 7 कहता है द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड, ROH को RCl बना देना है बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विद, बेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड तो बहुत हैं, HCl से करा दे रिएक्शंस, वहाँ पर PCl3 से करा दे, PCl5 से करा दे, SOCl2 से करा दे, लेकिन सबसे बेस्ट की बात कर रहा है, तो बताओगे यहाँ पर हम रिएक्शंस कराएंगे किसे, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस, तो बताओगे इससे कराने से हमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा वो RCl तो बनेगा, 2 स्केपेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं HCl, और वहाँ पर SO2 गैस वहाँ से निकल जाता है, तो बताएंगे C वाला इसका बेस्ट होगा। चलो यहाँ पर आते हैं, देखते ये क्या दे रहा है हमें, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर 8 में हम लोग आते हैं, देखना यहाँ पर आपको एक कंपाउंड्स दिया गया, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ पर DCl लिया, जैसे आपको पता है HCl पढ़ते थे वैसे DCl, तो कोई दिक्कत है, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर D+ और Cl में, जैसे H+ और Cl में, क्योंकि ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो ऐसा कर दिया, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपको पता है कि अगर हम मार्कोनी कप के हिसाब से चले, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है जबकि नहीं, क्योंकि इसका एडिशन जैसे HCl को जोड़ते थे एल्कीन के ऊपर, वैसे DCl को भी जोड़ेंगे, तो बताओगे यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर एक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कप रूल आप क्या बताओगे, माइनस वहाँ पर जोड़े जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, या फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएंगे तो टर्शरी कार्बोकेटायंस बनेगा ज़्यादा स्टेबल, तो बताओगे जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये मिथाइल को रहने देते हैं भाई, और इसी पे हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर Cl, और यहाँ पर जो D होगा उसको हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो ये सब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक H भी था उसको ऊपर ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर भी H रहा होगा उसको ऐसे लगा देते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए यही तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया गया ये, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप बताओगे कि Cl ऊपर नहीं जा सकता नीचे ही होगा, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोएल्केन का है, तो अगर हम इसको वहाँ पर कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ये तो हमारा वो भी केस बन सकता है, अगर इसको हम लेकर के चले, डाई सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर केस है, ठीक है, तो आप बताओगे Cl ऊपर भी हो सकता है, CH3 नीचे, या फिर ये नीचे ऊपर हो सकता है, आप बताओगे दोनों हो सकते हैं, तो हम 2 ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं, हमें यहाँ पर D वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पर बताएंगे बोथ A एंड B। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज। कह रहे अगर हमें क्लोरोबेंजीन से एनिलीन पे जाना है, अच्छा सॉरी, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो मोस्ट सुटेबल मेथड आपको याद आया, मैंने कहा था कि एनिलीन जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, उसकी रिएक्शंस हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट से कराते थे, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर, तो सोडियम तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता था। उसके बाद सैंडमेयर की रिएक्शन Cu2Cl2 से करा दो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 से करा दो ब्रोमोबेंजीन और Ki के साथ हिट कर दो, अब बताओगे वहां पर आयोडोबेंजीन बन जाता है। तो वही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसा करना है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, नहीं हम बताइए क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 नहीं, हमसे पूछा गया है कि एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बना, ये भी। और बताओगे नाइट्रस एसिड, यहाँ पर बात आ रहा है नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय द हीटिंग ऑफ Cu2Cl2, आप ये सही कह रहे हैं। नाइट्रस एसिड मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है आपको पता है, जो हमने कहा अभी NaNO2, मैंने कहा सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl ऐसा ले लिया, तो ये मिल करके वहाँ पर HNO2 ही बनाते हैं, तो इसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। इसको हम डायरेक्टली नहीं लेके चलते थे तो इन सीटू बनाते थे, ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाएंगे और ये रिएक्शंस करके एनिलीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में, उसके बाद आप ये करोगे। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया, पूरा NCERT पे ही क्वेश्चंस बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एराइल अल्कोहल, ठीक है, विथ PCl5, PCl3, SOCl2, इन सबसे नहीं होता था। क्यों आपको बताया, आपकी बुक में लिखा था कि जैसे कि मैंने अल्कोहल से रिएक्शंस करा के बहुत सारे कंपाउंड्स को एल्काइल हैलाइड्स बनाया था, HCl, HBr, HI, KI, PCl3, PCl5, PI3, PBr3, उसके बाद SOCl2, PCl5, ये सब के सब रिएक्शंस करके वहाँ पर OH हटा करके हेलोजन लगा। लेकिन मैंने कहा ऐसे अगर फिनॉल ले ले और उसका हटा करके हेलोजन लगा, इसमें से कोई रिएक्शन करने को तैयार होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। बस उसी लाइन को ढूंढ रहे, क्योंकि फिनॉल आर हाईली स्टेबल, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इससे अच्छी लाइन कोई हो ही नहीं सकती। अब बताओगे ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कहता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज हाईली पोलर, ऐसा कुछ नहीं, वहां पर कह सकते हैं इसकी वजह से नहीं, क्यों नहीं हो रहा था उसका मेन रीजन ये था, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ऐसा नहीं, हम कहेंगे केवल बी वाले के साथ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड को अगर हम ऐसे बनाएं, कह रहे हमें 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो, मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन, ऐसे, और नंबरिंग कर ले 1 2 3, ऐसा कोई कंपाउंड हमें चाहिए। इसमें से कौन सा सेटअप हमारे लिए ठीक होगा? देखो अगर यहाँ से चलते, देखना यहाँ पर, यहाँ से NO2 प्लस आएगा, तो आपको बताइए ये अपने रिस्पेक्ट में यहाँ पर पैरा पर जोड़ देगा, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसे आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पर अगर हम इसको लगाएंगे तो बताओगे यहाँ पर NO2 आ जाता है ऐसे। फिर जिंक HCl से रिएक्शंस कराएंगे, पता क्या करेगा इसको, अभी यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन एनिलीन प्रिपरेशन या फिर अमीन प्रिपरेशन में जाएंगे तो ये NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर देगा, जो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट होगा, या फिर यहीं पर बना देता हूँ मैं, आप बताओगे यहाँ पर फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और ये Cl में। फिर डाइजोनियम क्या करेगा इसको, बेंजीन डाइजोनियम, ये ठीक है, नाइट्रस एसिड यहाँ पर डाइजोनियम में, फिर Cu2Cl2 यहाँ पर CBr आ जाएगा। तो फाइनली जो होगा प्रोडक्ट वो हमारा ये नहीं बनेगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो नहीं बनेगा, वहाँ पर 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो बन जाएगा। तो आप बताओगे पहला वाला ऑप्शन तो आपका गया, क्योंकि हमारा टारगेट ये है, ठीक है, ये बनाना। जब एक दूसरे के पैरा पर जोड़ेंगे तो पैरा पे ही आएगा, और तो ये नहीं। अब यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पर मैंने Cl2 AlCl3 कराया तो यहाँ पर Cl प्लस आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर जुड़ जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग है भाई, -m है तो मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा जिंक HCl क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको पता है NH2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इसको आपको पता है यहाँ पर डाइजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ पर हेलोजन ये। फिर उसके बाद Cu2Cl2 Cu2Br2 लगाएंगे, इसको हटा करके यहाँ पर ब्रोमीन लगा देगा, ब्रोमीन लगा देगा, और ये एक दूसरे के 1 2 3 पोजीशन पे आ जाएंगे। बताएंगे बी वाला ही सबसे बेस्ट। रिएजेंट का वर्क आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा, आपके लिए नया है कोई बात नहीं। ये क्या कर देता है, NO2 ग्रुप को क्या करता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इनको भी हम जानते हैं, ये तो जानते हैं, ये भी जानते हैं। आपका बी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि 1 3 पे हमको चाहिए था हेलोजन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करेगा। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन अलग अलग, हिसाब से बताओगे सबसे ज्यादा R है, फिर RCl, RCl, RF। बॉइलिंग पॉइंट्स मॉलिकुलर वेट का डायरेक्टली वो वाला कॉन्सेप्ट।
चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसके पास मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आपको पता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑल आइसोमर हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, आप बताएंगे थर्ड वाला। चलो आपने थर्ड वाला बताया, लेकिन रीजन बताओ क्यों। क्योंकि पैरा 1,4 पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में एक सिमेट्री होती है, जिस सिमेट्री की वजह से वो अपने लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। जब अच्छी फिटिंग होगी तो मेल्टिंग में भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस लगाते हैं यहाँ पर तो आपके पूरे एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप थिंक टैंक के क्वेश्चंस करें। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब आपको पता है क्या हो जाता है। प्रोपाइल का मतलब कितने कार्बन है, 3। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन्हीं की कहा जा रहा है, इनकी हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब रिएक्शन विद वाटर, आप ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर Cl हट करके OH आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन की बात आ रही है। यहाँ पर ऐसा ये हट करके यहाँ पर OH आएगा। तो कौन सी मैकेनिज्म लगे, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, नाइदर SN1 SN2। आपको बताइए सेकेंडरी, और मैंने आपको एक बात बताया था सेकेंडरी में हम दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि हमें SN1 की तरफ ज़्यादा जाना है कि SN2 की तरफ ज़्यादा जाना है, उसके मीडियम उसके कंडीशंस पे डिपेंड्स करेगा। क्योंकि सेकेंडरी है तो इसमें प्राइमरी वहाँ पर SN1 भी फॉलो हो सकता है और SN2 भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे भाई यहाँ पर हम C वाले के साथ जाएंगे। हाँ, अगर प्राइमरी होता तो हम SN2 लगाते, टर्शरी होता तो हम SN1 लगाते, सेकेंडरी है तो हम दोनों को ले सकते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मीजो आइसोमर्स आल्सो। मीजो आइसोमर्स का आपको पता है ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसमें क्या हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, उसको कहते हैं मीजो आइसोमर। एक से ज्यादा कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा, लेकिन एक ऐसी प्लेन होगी जहां से हम काटते हैं ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखते हैं तो एक ही कंपाउंड, लेकिन उनका आधा हिस्सा ऊपर वाला आधा हिस्सा नीचे वाला दोनों एक दूसरे के एक जैसे देखने को मिलता है। तो वहां पर अगर हम उस कंपाउंड्स में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो रोटेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5, और क्या दूसरे पे है और तीसरे पे, ऐसे आपको बताएगा। तो आप बताओगे इसमें कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर कार्बन एक है, नीचे यहाँ पर, अब इसको भूल जाओ क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्री होनी चाहिए। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन इसमें हो सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो इसमें कह रहे दूसरे तीसरे पे, एक तरफ से 1 2, ये दूसरा लगा दिया, ये तीसरा, ठीक है, डाइक्लोरो। उसके बाद आपको बताइए इनको कंप्लीट करते हैं CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ठीक है जी। तो कहने का मतलब जिसमें हो सकता है, ऑल्सो की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों Cl को एक साइड कर दिया, H को एक साइड कर दिया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो बताओगे अगर हो सकता है तो इसी में होगा, ठीक है, और वो भी तब होगा जब आपने यहाँ पर इसको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से दोनों क्लोरीन को एक साइड, H को एक साइड कर देते हैं। अगर क्लोरीन एक इधर और एक H इधर कर देते, ऊपर वाले को ऐसा रहने देते हैं, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो मीजो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी अगर कहीं पर है तो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो बताओ कैसे। चलो फिर 16 नंबर कहता है एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरी शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ इट। बताइएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, क्या कर सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कब। बताओ, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशंस हो, कंटेनिंग एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, उसके पास कायरल कार्बन हो, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी मीजो में हम लोग पढ़े, मीजो में 2 कायरल कार्बन होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताया, लेकिन ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। नॉन पोलर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बताइए इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो बताओ कि ये सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर कहेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर। अगर इसको टिक करना है तो C वाला बेस्ट होगा। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस तो लाइट को 100% घुमा रहा है। एन एल्काइल हैलाइड बाई फॉर्मेशन of its Grignard reagent and heating with water yield propane. What is the original alkyl halide? आपसे वही कह रहा है कि भाई एल्काइल हैलाइड था RMgX, वाटर से रिएक्शंस कराएंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इस तोड़ करके H, कह रहे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है CH3 CH2 CH3,
ठीक है, प्रोपेन बन रहा है। तो कह रहा है इसका मतलब भाई वो क्या रहा होगा, यही कार्बन की चेन रही होगी, क्योंकि जो बॉन्ड यहाँ से टूटा है Mg से वो यहाँ पर होगा। अब बताओ इसका मतलब CH3 CH2 CH2X रहा होगा, वही Mg से रिएक्शंस करके CH3 MgX बनाया होगा, फिर वही यहाँ पर बॉन्ड ऐसा टूट कर इसको H मिल गया, हो गया काम। ठीक है, ये प्रोपेन बन जाता है। तो बताओ कि यहाँ पर मेथाइल आयोडाइड नहीं, एथाइल आयोडाइड नहीं, हमें 3 कार्बन वाला चाहिए, ये भी नहीं, कहेंगे ये रहा प्रोपाइल ब्रोमाइड, हम इसी को टेक करते हैं। ठीक, चलिए ये वाला रिएक्शन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सोडियम ईथर है, वुड्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन है, तो इसको हम कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस। अगर एक एल्काइल हैलाइड, एक ही हैलोजन लगा है पूरे कंपाउंड्स में, तो हमें उसके 2 मोल यूज करने पड़ते थे, दोनों हैलोजन का जिस कार्बन से जुड़े उसको हटाकर उन कार्बन को आपस में जोड़ देते थे। लेकिन एक ही कंपाउंड में अगर 2 हैं तो हम यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएगा। तो कितने कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बन जाती है। अगर हम चाहे इसको ऐसे बना सकते हैं और उसी में से किसी एक कार्बन पे आपका ये मिथाइल लगा देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर लगा दिया आपका। फिर कह रहा है Br2HNO, Br2HNO आपको पता है यहाँ पर क्या बनाएगा, Br फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये फ्री रेडिकल कहाँ पर अटैक करेगा, जो हाई डिग्री का कार्बन होगा, ठीक है, उसके H को हटा करके। तो ये यहाँ का H हटा करके फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पर जुड़ जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, बताओगे यहाँ पर हमारा एल्काइल ग्रुप और यहीं पर हमारा ब्रोमीन आ जाता। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर, याद रखना मैंने आपको अभी पिछले टाइम पे भी कराया, यहाँ पर ये जो है एक एलिमिनेटिंग एजेंट है। जब आपको एल्कोक्साइड ग्रुप हो, ऐसे एल्कोक्साइड आयन हो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो याद रखना वो एक अल्कोहलिक KOH की तरह एलिमिनेटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब हाइड्रोजन जहाँ पर जुड़ा है वो अल्फा, इसके अलावा जो बचे हुए कार्बन इसको बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। हमें मेजर प्रोडक्ट की बात करनी होगी, ठीक है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट की बात करनी है, तब बताओगे ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें एल्कीन जो बनेगा उसके ऊपर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते अल्फा H ज़्यादा होगा। तो बताओगे यहाँ वाला हटा करके इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, ऐसे, और ये बना दो, बन जाएगा। और ये ऊपर नीचे कहीं पर कैसा भी हो सकता है, बताओ ये मैच कर रहा है इनसे, ठीक है। अब बताओगे नहीं सर यहाँ पर लगा, उससे कोई मतलब, वो तो एक ही चीज़ को बता रहा है, ठीक। चलो यहाँ पर जो रिएक्शंस इसको देखते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास एक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शंस कर रहा है, 2 हैलाइड ग्रुप है। अब इन दोनों हैलाइड में से आपको पता है ब्रोमीन थोड़ा सा बड़ा साइज के, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, पहले ये टूटेगा। तो मैग्नीशियम इससे रिएक्शंस करके कुछ जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको मैं आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ब्रोमीन वाला टूट कर किससे जुड़ेगा, क्लोरीन को यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर आपका MgBr आ जाता है, ठीक है। फिर ये D2, जैसे H2 वैसे D2। फिर जब D2O से रिएक्शंस करेगा तो आपको पता है ये कुछ नहीं, बस ऐसे बॉन्ड तोड़कर जैसे वहां पर H देते हैं यहाँ पर D दे देना। मैंने कहा ठीक है, दे दिया D, ठीक है, ऐसे। तो अब बताओगे यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D, ये रहा D, यहाँ तक पहुंचे। अब इसका सोडियम ईथर लगा रहा है, सोडियम ईथर आप देख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर दिख रहा है। क्या भाई इसके 2 मोल उठाओ, इसी की तरह के 2 मोल उठाओ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और बना दूं ऐसे, D को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और Cl को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो सोडियम जाएगा क्या करेगा, इनको हटा देगा और इनको कनेक्ट कर देगा। जब कनेक्ट कर देगा तो आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर D और ये कार्बन जुड़ेगा, ऐसे D, तो ये आ जाएगा। आप बताएंगे आपका B वाला हो जाता है। मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट लगा ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिंग बना करके इधर उधर घुमाया, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। चले आते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ठीक है, करा दो रिएक्शंस, टू गिव अ कंपाउंड ए विच फर्दर रिएक्ट विथ इथेनॉल एन। क्लोरोबेंजीन का मतलब मैं आपको बताऊँ, ये कह रहे हैं इनके बारे में, कह रहे ये रहा क्लोरोबेंजीन, सब कुछ पढ़ाते हुए आपको बताया था, ठीक है, कि ये रहा ईथर है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
एल्काइल ग्रुप आपका जो यहाँ पर आर ग्रुप है, चाहे वो एल्केन एल्काइल ग्रुप होता, चाहे साइक्लो ग्रुप होता है, यहाँ तक बेंजीन भी होता है, मैंने आपको पढ़ाते सब इसलिए बताया था, इस बात का ध्यान देना। आपका यहाँ पर आ जाएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कह रहे इथेनॉल से रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अब बताओगे CH3CH2OH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो आपको पता है, मैंने आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, बुक में लिखा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स प्रोटॉन सोर्सेज एज, जैसे कि आपको एग्जांपल पे बताया कि अल्कोहल हो जाए, वाटर हो जाए, अमीन्स हो जाए। ये कौन है, अल्कोहल है। तो ये क्या करेगा, आपको पता है प्रोटॉन का सोर्स मतलब इसके H+ को तोड़ लेगा और ये बॉन्ड तोड़ करके सब कुछ भूल जाता है, बस जो R ग्रुप था, मतलब जैसे यहाँ पर बेंजीन, उसको एक H पकड़ा दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। तो बताओगे इसका मतलब क्या, यहाँ पर बेंजीन हमारा प्रोडक्ट, हाँ यही बेंजीन ही आपका प्रोडक्ट है। तो बताओगे यहाँ पर आपका बेंजीन बन के तैयार हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following is not used in Friedel-Crafts reactions? Friedel-Crafts reactions में आप क्या यूज नहीं कर सकते हो? अभी तो हो सकता है आपको इसका जवाब आपके हिसाब से जितना पढ़े ना मिले, लेकिन आगे आपको जरूर मिलेगा। मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया एन फिनाइल एसिटानाइलाइड मिलेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं NHCOCH3, ठीक है। एनिलीन का जो हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो एन एसिटाइल यहाँ पर ये बन जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या हो जाती है कि वहां पर करता है जहां पर उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप मिलता है। लेकिन एनिलीन और एनिलीन के जैसे ये कंपाउंड्स होते हैं, तो फ्रेडल-क्राफ्ट में आपको पता है वहां पर जैसे RH तो लेके चलते थे, वहां पर AlCl3 लेके चलते थे। ये AlCl3 यहाँ पर हेलोजन को तोड़ता था जिससे AlCl4 बना ले, क्योंकि इसको चाहिए था लोन पेयर। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर इसको पहले से यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कहेगा यार यहाँ पर कौन मेहनत कर, हम जाकर के यहीं पर जुड़ जाएंगे। जब वो जुड़ जाएगा तो कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो यहाँ पर प्लस आएगा नहीं, प्लस आएगा नहीं तो यहाँ पर वो जाएगा नहीं। तो हम बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन सब के सब देंगे, और हम लोग पढ़ के भी तो आए इन सब में। तो ये ए वाला नहीं देगा, चाहे ये लिख दे, कभी कभार इनके जहाँ पर केवल एनिलीन लिख देता है ज़्यादातर, तो वो भी आप लगाएंगे नहीं होगा। उसका रीजन आपकी बुक में जब एनिलीन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा गया, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको। यहाँ पर देखो कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमर्स पेयर, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मेथाइल ब्यूटेन। 2-मेथाइल ब्यूटेन है, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये आपका 2-मेथाइल ब्यूटेन है, ठीक है, यही तो है यहाँ पर। चलो इसको मैं यहीं पर समेट करके लिख देता हूँ। ये रहा, कह रहे हैं कि कितने जोड़े एनेंशियोमर्स बनेंगे पेयर। एक कायरल कार्बन की वजह से एक जोड़ा बनता है, 2 कायरल कार्बन से 2 जोड़ा बनेगा, 3 से 3 जोड़ा बनेगा। चलो अब सवाल आता है कहाँ कहाँ जोड़े की कायरल हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ का H हटा करके जोड़ूंगा, क्या ये कायरल कार्बन बनेगा? नहीं, मिथाइल मिथाइल 2 ग्रुप सेम हो जाए, भूल जाओ इसको। अच्छा एक पल के लिए सोचो, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोरीन को लगा देता ये, तो क्या ये मिथाइल ग्रुप है? नहीं, अब ये CH2Cl है, ये CH3, ये H है, ये तब ये वाला कार्बन कायरल बनेगा। इसका H हटा के जोड़ते तब कायरल नहीं बनता, इसका कर दिया तब ये दोनों सेम नहीं रहे, तो बताओ कि ये अलग है, ये अलग है, हाइड्रोजन तो अलग है, ये तो ये हो जाएगा। तो एक कायरल कार्बन एक जोड़ा यहाँ से। अगर मैं यहाँ का H हटा करके, मान लेते हैं यहाँ का H हटा करके, एक पल के लिए आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर Cl लगाया, तो क्या ये भी कायरल हो जाए? कहेंगे आप चलो चेक करते हैं। मिथाइल है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन और ये इतना बड़ा सा, तो 2 कायरल कार्बन बनेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर तब जनरेट होगा जब क्लोरीन को आप यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ पर तब होगा जब यही कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ते हैं। तो 2 कायरल कार्बन मतलब कितने? 2 जोड़े एनेंशियोमर्स बनेंगे, हम कहेंगे 2 पेयर। ठीक, चलो आते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, केस चेन रिएक्शंस करने जा रहा है कि एक निक्लोफाइल है, यहाँ पर KCN एक निक्लोफाइल बन के आएगा, और यहाँ पर OTS जो भी यहाँ पर लिखा है, टर्सरी जो भी आपका यहाँ पर ग्रुप होगा, ये हटा करके यहाँ पर माइनस ग्रुप में यहाँ पर प्लस आएगा, और ये CN इसी पे जा करके जुड़ जाएगा। सवाल आता है यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं। अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा तो एक केस हम लोग पढ़ते हैं रिंग एक्सपेंशन का केस, तो यहाँ पर जो 5 मेंबर है वो 6 मेंबर रिंग बना लेगा, और ऑप्शन में उसी को टारगेट किया गया एक ऑप्शन में कि 6 मेंबर पे चले जाओ। लेकिन याद रखना यहाँ पर DMSO डाईमेथाइल सल्फोक्साइड एक नॉन पोलर, आप कह सकते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से सोचो क्या कर रहा होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, किसको सपोर्ट करेगा बताओ? अब बताओगे सर ये तो SN2 को सपोर्ट करेगा, और SN2 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड बनाता जाएगा, एक तरफ से जुड़ता जाएगा। तो बताओगे इसका मतलब यहाँ पर
जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो CH2Cl यही रह जाएगा भाई। और इसके हिसाब से अगर हम टिक करेंगे तो हम कहेंगे तब C वाले को लगा दो और आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखें। इसमें क्या पूछा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत लोग गलतियाँ कहा करते हैं, उस पर नोटिस करना। हमसे कह रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव SCN1, और आपने कहा कि सर हमें पता है SCN1 की रिएक्टिविटी के लिए एक तो ऑर्डर रटा होना चाहिए, ठीक है। कैसा ऑर्डर, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथाइल। लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो चलो चेक कर लेते हैं। हेलोजन टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, हेलोजन टूटा तो कार्बोकेटायन बना, जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वही पहले होगा, टूटा कार्बोकेटायन बना, यहाँ पर टूटा है कार्बोकेटायन बना। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो इस हिसाब से आपको बताया क्या ये कॉन्जुगेशन में, आप बताएंगे हाँ सर कॉन्जुगेशन में जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है, लेकिन 4n+2 पाई बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको केवल 4 मिलेंगे, और 4 मिलते हैं बताओगे ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। और मैंने कहा था कौन सबसे कम स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक, मतलब सबसे कम आपका ये होगा जो SCN1 को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन बहुत ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। देखो इसके पास लोन पेयर था, ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन, बताएंगे 2, 2, 4, और इन 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर 6 आ जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी, और कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना कि नेगेटिव चार्ज, तो बताओ कि ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा भाई। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपका ये तो बना, या तो इधर साइड कॉन्जुगेशन में जाएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आते हैं जो पॉजिटिव आया तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या सिंगल डबल सिंगल डबल, एक लंबा कॉन्जुगेशन रखता है। तो इस हिसाब से बताएंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल हमें सेकंड वाला दिख रहा है, कहेंगे सेकंड वाले में तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला तो सबसे लास्ट में लेके जाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अब इन दोनों में टक्कर है, ये ज़्यादा लंबा कॉन्जुगेशन दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं, तो एक साइड से आएगा एक समय में, तो बताओगे तब ठीक है, तो चौथे वाले को आगे कर दो, फिर तीसरे वाले को कर देना, और सबसे पीछे किसको करना, ये, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान देना। चलो ये भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बताया कि इन विच केस हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SCN2 देन सेकेंड। आपको हर एक ऑप्शन में पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा कह रहे आपको उस ऑप्शन में टिक करना है जहां पर पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा SCN2 रिएक्शंस करना पसंद करे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब अगर हम देखें यहाँ पर SN2 का मतलब निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैंने कहा था निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको आइडिया, चाहे SN1 चाहे SN2 हो, उसको क्या कर जाता है -I और -M वाले प्रिफर करते हैं, +I +M वाले तो इसका अपोज करते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको पता है ये हटेगा, यहाँ पर ये हटेगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ आप बताएंगे सर ये तो +M है, तो +M है तो +M वाले क्या SN निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते नहीं, अपोज, इसका मतलब यहाँ पर ये होगा, लेकिन हमें चाहिए पहला वाला दूसरे से ज़्यादा। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये इस कार्बन से जुड़े, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर देखते हैं बल्कि ग्रुप लगा है, और यहाँ पर इस कार्बन पे जुड़ा है उसके जस्ट बगल, उसके बगल, उसके बगल, तब जाके बल्कि ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा दूर बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा SN2 आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये होगा। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखना ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, नो डाउट, लेकिन इसके जस्ट बगल में ही आपको यहाँ पर एक टर्शरी कार्बन देखने को मिल रहा है एल्काइल ग्रुप लेकर के, यहाँ पर एक कार्बन छोड़ने के बाद है, तो इन दोनों में टक्कर होगा, कहेगा SN2 पहले मैं इनके पास जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर आप देखो ये तो दोनों में कॉमन है, तब बताओगे सर ये तो -I, हमने कहा ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओगे ये तो +M, तो बताओ इन दोनों में से निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन अच्छा कराएगा, -I वाला और +M वाला। कब तो हम कहेंगे भाई, तो हम कहेंगे इस हिसाब से डी वाले ऑप्शन में पहले वाले का निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दूसरे वाले से ज़्यादा है। चलो यहाँ पर देखते हैं इसको 26, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गो फास्टर व्हेन कौन कंसंट्रेशन अटैकिंग निक्लोफाइल, कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग निक्लोफाइल इज इंक्रीज। कह रहे हैं ऐसा कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा अगर हम निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? तो अब आप एक चीज याद रखना, जब मैंने कहा था SN2 में मैंने कहा था
कि रिएक्शन का जो रेट था ना वो किस बात पे डिपेंड कर रहा था, एल्काइल हैलाइड प्लस निक्लोफाइल। इसका मतलब पता है, इसमें से आप किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको SN1 याद हो, मैंने कहा था कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो कहता भाई केवल एल्काइल हैलाइड, निक्लोफाइल पे ऊपर डिपेंड नहीं करता था। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, रेट कहाँ पर फास्टर हो जाएगा रिएक्शन का रेट, कहेंगे कि जहां पर रिएक्शन निक्लोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा भाई वहीं पर होगा। तो कहां पर डिपेंड करता है, SN2। इसका मतलब रिएक्शंस में अब समझ में आया कि हमसे पूछा जा रहा है कहां पर SN2 रिएक्शन फास्टर हो। ठीक है, जहां पर रिएक्शन SN2 को फॉलो कर ले जाएगी अच्छे से, वहीं पर निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट भी बढ़ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर बेंजाइलिक ग्रुप है, आप देख रहे हैं, आप बताएंगे यहाँ पर तो भाई साफ साफ कह देगा कुछ और नहीं, केवल SN1 फॉलो करेंगे। चलो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन बन सकता है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने रिंग का एक्सपेक्ट 5 कार्बन 6 कार्बन के, इसका मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाया है इन्होंने। अब बताओ ये भी SN1 है, इनको भी भाई रोल्ड आउट कर देते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखो ये प्राइमरी है, ठीक है, Na प्लस Cn माइनस ये जाकर के यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, अभी इन पे आपको बताइए ये कौन सा, ये टर्शरी। तो टर्शरी में आप देख रहे हैं भाई, आप साफ साफ कहेंगे कि सर यहाँ पर तो SN1 ही लेके चलना पड़ेगा। तो बचा एक ऑप्शन ये, आप कहेंगे यहीं पर SN2 हो सकता है जिसके चांसेस हैं, और SN2 होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ जाएगा। तो हम सी वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, तो 26 का हम सी लगाते हैं। 27, chlorobenzene is formed by reactions of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attack benzene in the reaction? बहुत कॉमन से आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, Cl2 AlCl3 लगाएंगे, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलता था, वही रिंग पे जाके अटैक करता था। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उनके रेट ऑफ रिएक्शंस का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, वो भी कौन सा, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और मैंने कहा था निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M और +M +I। आई कहानी समझ में? चलो वही करते हैं। यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे तो क्लोरीन हट करके यहाँ पर कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ पर 3 -M ग्रुप लगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक भी नहीं, तो सबसे अच्छा थर्ड पे होगा, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट। आप बताएंगे डी वाला। चलो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, उसी पे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, इसके ऊपर Y नाम का कंपाउंड अटैक करता है, वो X को हटा करके वही उसी जगह पे जुड़ जाता है, और यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको कहते हैं रिटेंशन। फिर अगर वो ऐसा करे कि Y जाके जुड़ा तो, लेकिन यहाँ पर देख लो जो इधर था वो इधर आ गया, यहाँ पर भी आप कहेंगे, इसको कहेंगे इन्वर्जन। ठीक है, अब इसी पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह रहे, फॉर द रिएक्शन स्कीम गिवन बिलो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कह रहे इफ A इज ओनली कंपाउंड ऑब्टेन देन प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। सही कह रहे, अगर A होगा तो केवल रिटेंशन होगा। कह रहे V इज ओनली कंपाउंड, अगर केवल B ही बना है द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कह रहे इन्वर्जन। फिर कह रहे इफ अ 50-50 मिक्सचर ऑफ अबव 2 इज ऑब्टेन देन प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, ये भी सही कह दिया। अगर दोनों का इक्वल अमाउंट होगा तो आपको पता है एक दूसरे के मिरर इमेजेस नॉन सुपरइम्पोजेबल, ये एंशियोमर्स की तरह लग रहा है। अगर इक्वल अमाउंट लेंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, जिसको रेसमाइजेशन कहते हैं। फिर कह रहे हैं A एंड B अगर दोनों को यूज करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसकी वजह से लाइन गलत हो जाएगी। आप कहेंगे पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी सही बोल रहा है, तीसरा वाला भी सही बोल रहा है, लेकिन चौथा वाला फॉल्स। तो ट्रू 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 एंड फॉल्स। आप बताएंगे, हम A वाले के साथ चलेंगे। चलो अब आगे क्या बताता है आपको, यहाँ पर methyl bromide react with AgF to give methyl fluoride and AgBr this reaction is, कह रहे यही है रिएक्शन, ये है इनकी रिएक्शन AgF से कराते हैं। तो आपको याद आई रिएक्शंस। अब बताओ यहाँ पर CH3F बन जाएगा प्लस AgBr बन जाता है। रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 31। The rearrangement of the following compounds: ब्रोमो, मेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोम। ये आपके इंटेक्स का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो आपको बताया है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको बताया डाइब्रोमो मीथेन का मतलब बताओगे यहाँ पर CH2Br2 है ये,
यहाँ पर क्लोरोमेथेन है, आप बताओ क्या CH3Cl है। यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म का मतलब CHBr3 और यहाँ पर ब्रोमोमेथेन मतलब CH3Br। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। 3 ब्रोमीन लेके बैठा है, सेकेंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 2 ऑप्शन। उसके बाद 2 ब्रोमीन वाला कंपाउंड चौथा है तो चौथा। फिर उसके बाद 1 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन वाले बचे तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 32 कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा या फिर जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी। चलो एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब 4 कार्बन की बात चल रही है। नियोपेंटाइल क्लोराइड मतलब 5 कार्बन, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं कार्बन के नंबर। सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 कार्बन, ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल 4 कार्बन। देखो 5 कार्बन का तो आप भूल जाओ, वो तो ज्यादा ही होगा। अब बचे टक्कर में यहाँ पर ए, सी और डी जो 4-4 कार्बन के साथ है और हमसे पूछा गया भैया लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहां पर होगा, तो हम कहेंगे कि जिस पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो, क्योंकि आइसोमेरिक फॉर्म ब्रांचिंग के इनवर्सली, तो आप बताओगे एन ब्यूटाइल सीधी चेन है, ठीक है, बस एक ब्रांचिंग। यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल में 3 ब्रांचिंग आ जाएगी। आप बताओगे यहाँ पर ऐसे, इसको कहते हैं ना टर्सरी ब्यूटाइल, ये आ जाता है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे आ जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं अगर आप यहाँ पर पैरेंट चेन इसको मानते हैं, ऐसा जो भी आप यहाँ पर आप कहेंगे ये हो जाएगा। तो बताएंगे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा यहाँ पर है तो इन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट एमंग द फॉलोइंग। सबसे स्लो रेट से हाइड्रोलिसिस मतलब Cl को हटना है, उसके यहाँ पर OH आना है, तो कौन सी रिएक्शन सबसे स्लो रेट से होगी। आप यहाँ पर देख लो, आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वस एनर्जी। ये आसान नहीं है, यहाँ पर ये हट करके बोला गया। हाँ यहाँ पर ये आसानी से हट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्लस आ जाएगा। SN1 रिएक्शंस कर SN2 रिएक्शंस के साथ आराम से कर सकता है। यहाँ पर भी अगर देखते हैं एलाइलिक पोजीशन SN1 फॉलो करके कर सकता है और यहाँ पर आपका भी SN1 हो जाएगा, बेंजाइलिक केटायन बन जाएगा। बताएंगे पहला वाला जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है तब होता है। चलो यहाँ पर आते हैं 34 और 34 में इस चीज़ का ध्यान देना। आपको यहाँ पर इथेनॉल से उसकी रिएक्शंस करा रहा है और यहाँ पर सोडियम इथेनोएट और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल एल्कोहल की प्रेजेंस में। और याद रखना जब एल्कोहल के साथ हम यहाँ पर एल्कोक्साइड ग्रुप को लेते हैं वो मेनली क्या करते हैं, वहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। और यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर क्या करेगा, तो इसमें चांसेस बन सकते हैं मे भी, अगर हम इसको ऐसा देखें कि यहाँ पर जा करके वो सब्स्टिट्यूशंस कर सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए वाले की अगर बात करते हैं तो ये जा करके यहाँ पर ऐसा कर सकता है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर ये जा करके इससे जुड़ जाएगा। तो आपका जो ए बन जाएगा आपका एक ईथर बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप बताओगे O CH2CH3, ठीक है ऐसे। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन का 100% एलिमिनेशन कराएगा। ये अल्फा ये बीटा और बीटा वाला H लेकर के जाएगा तो यहाँ फट जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ये आपका B होगा और वो आपका A होगा। तो इस हिसाब से A आपका ये और B आपका ये हो जाता है, तो हम कहेंगे C हो जाता है। आपसे पूछा गया करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्शंस विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ कौन सा करेक्ट ऑर्डर आपका बना। एल्कोहलिक KOH आया तो आपको मैंने कहा था भाई तुरंत एलिमिनेशंस को याद रखना। और आपको पता है जो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप रखेगा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ वो ज्यादा स्टेबल होगा, वही ज्यादा बनेगा। ये सेटजेप की कहानी। या फिर हमारे पास है जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा H होगा एल्किन के पास वो ज्यादा स्टेबल होगा, वही ज्यादा बनेगा। आप देखें यहाँ पर ये अल्फा ये बीटा, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और 3 3 6 3 9 अल्फा H यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता है यहाँ से हटाएंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 3 और 3 6 अल्फा H बनेगा। ये हटने के बाद की बात। यहाँ से अल्फा हो ये बीटा इनके बीच में आएगा तो बताओगे यहाँ पर 6 अल्फा H आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाता है ये और यहीं पर डबल बॉन्ड आएगा, आपका एल्केन बन जाएगा 0 अल्फा H होगा। तो इस हिसाब से जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो तो सबसे अच्छा वहाँ पर एलिमिनेशंस कराएगा ए वाला। और आपको देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन में कर दिया। अब क्या मैटर फंस रहा है, दोनों में 6 है। अब किसको लगाओगे बताओ, याद रखना। अब यहाँ पर दोनों में सेम एल्किन बन रहा है लेकिन जो जल्दी बन जाएगा इस टाइप का एल्किन बनाएगा वो ज़्यादा।
यहाँ पर लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, जबकि ये लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाता है, ब्रोमीन है। और आपको पता है ज़्यादा आसानी से कौन लीव करेगा, जो जितनी बड़ी साइज का होगा। तो ब्रोमीन वाले के पास हम पहले जाएंगे तो कहेंगे भाई पहले थर्ड लगा दो, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ लगाना, आप कहेंगे बी वाला करेक्ट कर देना। ठीक है, ये हो सकेगा। चलो ये 36 देखते हैं। C7H8 है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक्चुअली में ये टोल्यूइन की बात करता है। किसकी बात कर रहे हैं, टोल्यूइन, यही है। फिर जब 3Cl2 के साथ हीट करते हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा और आपका यहाँ पर ये तीनों के तीनों H हटा करके यहाँ पर क्या करेगा पता है, 3Cl लगा देगा। क्योंकि फ्री रेडिकल पहले रिंग पे नहीं, रिंग के बाहर अटैक करना पसंद करते हैं। अगर कोई एल्काइल ग्रुप है उसको, यहाँ पर हमने एक्सेस में लिया 3 लिया तो आप CCl3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर Br2Fe आ जाता है। आपको होता है Br2Fe यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा Br+, और ये याद रखना CCl3। अगर क्लोरीन लगा होता तो ऑर्थोपैरा, लेकिन यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन लगा है तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा -M की तरह, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तब बताओगे सर ये बन जाएगा, ठीक है, ये CCl3 और यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन। फिर जिंक HCl क्या करता है आपको पता है, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड तोड़ करके H लगा देगा, और तीनों क्लोरीन को तोड़ करके H को कार्बन को 3 H दे देगा, और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। और ये, और जब इसका नाम लिखेंगे तो कहेंगे मेटाब्रोमोटोल्यूइन। क्या बोलेंगे, मेटाब्रोमोटोल्यूइन, मेटाब्रोमोटोल्यूइन। ठीक है, चलो, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शंस ऑफ द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड दिया कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर SN2 का हमसे पूछा सारा। देखो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का ही है, यहाँ पर फिनॉल है, बेंजीन है, और ये और ये। अगर देखा जाए इसकी डिग्री क्या है बताओगे सर, प्राइमरी। इसकी भी डिग्री प्राइमरी, ये आप बताओगे ये भी प्राइमरी है, और ये आपका ये भी प्राइमरी, सब प्राइमरी। लेकिन अब देखना यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके जस्ट बगल में एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर इसके जस्ट बगल में कई एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो सबसे कम होगा। ठीक है, ये तो समझ में। अब टक्कर इन दोनों में, दोनों सिंपल है। लेकिन याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि हम SN1 हो चाहे वो 2 हो, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने की बात आती है, -I -M सपोर्ट करते हैं, +I +M क्या कर जाएंगे, अपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बेंजीन रिंग है वो एक -I की तरह काम करता है, तो वो कहेगा कि हम यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है जो कि +M की तरह काम करता है, +I की तरह काम करता है। इसलिए हम कहेंगे सेकेंड सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर इसके -I नेचर की वजह से। ठीक है, ये तो कहेंगे ये। उसके बाद आपको पता साधारण से रिंग ये है, फिर उसके बाद यहाँ पर कम ब्रांचिंग है, फिर वहाँ पर ज़्यादा है, तो बताओ कि हम बी वाले ऑप्शन को लगाएं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहता है कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नहीं, क्लोरोबेंजीन में जो वहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ बेंजीन से, वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो रिंग की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देगा बेंजीन के कंपैरिजन में। ये कह रहे हैं कि नहीं, क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। हम कहेंगे नहीं, ये लाइन गलत है। फिर बताया गया रेजोनेंस डीस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। नहीं, कार्बोकैटायन सबको स्टेबलाइज, रेजोनेंस हर किसी को स्टेबलाइज करता, चाहे फ्री रेडिकल, लोन पेयर, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन। उन्होंने कहा कि कार्बोकैटायन को ये रेजोनेंस डिस्टेबलाइज करता है। भाई कहा गया, आपके द्वारा भी बोला गया, कथन यहाँ पर गलत है। असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो हम डी वाले को टिक करते हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं तो डी वाले को टिक करते हैं। 39 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन अलग अलग हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन की ही बात कर रहा है, तो एलिमिनेशन में हम लिविंग एबिलिटी पे ही बात करेंगे। तो बताओगे RI, फिर RBr, RCl, R, तब बी वाले को लगाएंगे। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छे से वहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। ये कौन सा यहाँ पर कह रहे हैं, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ, ये कंपाउंड आपको दिया गया है, विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कार्ड। देखो अगर इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनको हम एनेंशियोमर कहते हैं। कायरल कार्बन है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, अब बताओगे एनेंशियोमर्स। 41 The carbocation formed in SN1 reactions of alkyl halide in the slow step is। तो क्या हो जाएगा, जो कार्बोकैटायन बना है भाई वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो। कार्बोकैटायन जो बना है फर्स्ट स्टेप में SN1 रिएक्शंस में, वो क्या हो जाता था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता था, एक प्लेन में आ जाता था। चलो 52 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज
नाइट्रेटेड विथ HNO3 और कंसर्न H2SO4। क्लोरोबेंजीन यही है भाई, और जब इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे H2SO4 HNO3, यहाँ पर निकल के आएगा NO2 प्लस, और ये जा करके ऑर्थो पैरा डायरेक्टली मेजर प्रोडक्ट की बात होगी तो हम कहेंगे यहाँ पर ये पैरा वाले पे जा करके जोड़ दें। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, तो पहले वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन था ना तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। मेजर की बात कर रहे तो पैरा वाला ज़्यादा होता है। अब आगे आपको कहता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन कौन है, हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स का मतलब एल्काइल हैलाइड, फिटिंग का मतलब एराइल हैलाइड, जिसमें एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सोडियम के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो उसको हम कहेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और वहां पर मैंने कहा था एल्काइल एरेज या फिर एल्काइल बेंजीन बनता था पहले रिएक्शंस में, ये है एराइल हैलाइड, ये एल्काइल, और आपको पता है यहाँ पर और यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे इसके साथ और बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। आप कहेंगे पहला वाला। केवल फिटिंग बोलता तो किसको लगाते हैं, दूसरे वाले को। वुड्स रिएक्शंस बोलता तो इसको लगाते हैं। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शंस है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शंस है। 44 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू बी परफॉर्म्ड टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटाब्रोमो एनिलीन। बेंजीन से हमें क्या करना है, उसको मेटाब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस टू बी परफॉर्म कन्वर्टेड बेंजीन इनटू, हमको ये बोल रहा है, कह रहे ये रहा आपका बेंजीन और इसको आपको किस में पहुंचाना है पता है, मेटा पे ब्रोमो एनिलीन, मतलब यहाँ पर NH2 है, इसके रेसिप्रोकल में यहाँ पर ये पिया। तो हम क्या करें, ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर हम एनिलीन पहले बना लेंगे या फिर पहले ब्रोमिनेशंस करा लेंगे तो हमें एनिलीन NH2 ग्रुप आता नहीं है, हमको NO2 के रूप में NH2 लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम ऐसा चाहेंगे कोई एक ऐसा ग्रुप पहले जोड़ा जाए जो आने वाले अगले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर भेजे। तो इसलिए याद रखना अगर हमको ऐसा करना है तो हम पहले यहाँ पर इसका नाइट्रेशन करा देंगे। क्या करा देंगे, HNO3 H2SO4, तो यहाँ पर आ जाएगा NO2 प्लस। ठीक है, और ये जा करके बेंजीन पे बैठ जाएगा। अब पूरा गाइडेंस बेंजीन का इनके हाथों में चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते पता है, अभी आप कहेंगे इसको NH2 बना दो, नहीं अभी नहीं बनाना क्योंकि NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, तो ये बनाते हैं। अब यहाँ पर इसका ब्रोमिनेशंस करा देते हैं Br2Fe, यहाँ पर ब्रोमीन निकल के आएगा और ये क्या करेगा, उस ब्रोमीन को मेटा पर छोड़ेगा। ठीक है, ऐसे। अब आपने कहा कि बन तो गया लेकिन हमें तो NH2 चाहिए था, कहा कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसका रिडक्शन कराते हैं जिंक HCl से, तो यहाँ पर NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, ये हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन, दो ऑप्शन, फिर रिडक्शन तुरंत नहीं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो, फिर नाइट्रेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर रिडक्शन, नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन फिर रिडक्शन। आप कहेंगे ये वाला सही है, सी। इसमें क्या बोल रहा है, द कंपाउंड दैट रिएक्ट द फास्टेस्ट विथ सोडियम मेथोक्साइड। सोडियम मेथोक्साइड मतलब एक निक्लोफाइल है, ये आपको ये कह रहा है CH3ONA। ये क्या करेगा, एक निक्लोफाइल बना के देगा आपको, ये CH3O-। तो आपसे कह रहे हैं निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, कौन बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगा, तो आपको पता है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जितना ज़्यादा -I-M ग्रुप होगा वही करवाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा 46। देखते हैं यहाँ पर, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू SN1 SN2 मैकेनिज्म फॉर एल्काइल हैलाइड। इनकरेक्ट को देखना है, ठीक है, जो इनके लिए गलत बोल रहा है। कह रहा है स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल इन एन एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ फेवर SN2 रिएक्शन, ये सही कहना। एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं। फिर क्या आ गया, कंपीटिंग रिएक्शंस फॉर एन SN2 रिएक्शंस इज रीअरेंजमेंट, गलत बोल दिया। याद रखना SN2 में दोनों घटनाएं एक साथ बनती है तो उसमें रीअरेंजमेंट कभी हो ही नहीं सकता है, एक तरफ से टूटा एक तरफ से जुड़ा। रीअरेंजमेंट तो वहां पर होता है जहां पर बॉन्ड टूट करके पहले कार्बोकैटायन बन जाए, तब उस कार्बोकैटायन को और रीअरेंज करता है। तो बताओ कि दूसरी ही लाइन इन्होंने गलत बोला, पढ़ने के लिए और पढ़ सकते हैं। SN1 रिएक्शंस कैन बी कैटलाइज्ड बाय लेविस एसिड, हाँ करवा सकते हो, अगर लेविस एसिड है तो और अच्छा होगा क्योंकि हमें वहां पर हैलोजन को तोड़ना है। अगर कोई लेविस एसिड होगा तो हैलोजन को तोड़ने में मदद करेगा। अब वीक निक्लोफाइल एंड प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ फेवर एशन, सही कह रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर बी वाला इनकरेक्ट था।
चलो इसमें देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द एक्स। देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड सोडियम ईथर, इस बार ईथर ना लिख रहे, ईथर का फॉर्मूला लिखा है। आपको कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड बना दिया। फिर Y कोई कंपाउंड है, उसके बाद H। ये वाला रिएक्शंस आपको एल्को वहाँ पर मिलेगा, क्या बोलते हैं, अल्कोहल प्रिपरेशंस में आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर Y जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका जो एल्कोहल बन रहा है वो टर्शरी एल्कोहल बन रहा है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, किसी कीटोन से रिएक्शंस करेगा तो ऑलवेज क्या हो जाता है, वहाँ पर टर्शरी एल्कोहल बनता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये मैं कीटोन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, वो ऐसा कीटोन रहा होगा ये यहाँ पर ये। तो क्या हो जाता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आता है। यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस आता है। ये जाकर के इसके ऊपर एडिशन करते हैं, Cl यहाँ पर जुड़, CH3 इस कार्बन पे जुड़ेगा और मैग्नीशियम प्लस लिया है तो इस पे जुड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ, क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पर आ जाएगा O और इससे जुड़ जाएगा Mg और Br। ठीक है, फिर यहाँ पर जो एक्वस मीडियम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये बॉन्ड माइनस प्लस में टूटता है और ये बॉन्ड टूट करके वाटर का H प्लस और OH माइनस में जो टूटेगा तो इसको H प्लस मिल जाता है। ठीक है, इसको H प्लस मिलते ही यहाँ पर आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका X है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको देंगे CH3MgBr है। CH3MgBr मतलब ये दो ऑप्शन में है, लेकिन जो आपका ये होगा वो आपका एसीटोन होगा ना, एसीटोन, तभी तो वहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। तो सी वाला। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेथाइलिन क्लोराइड। मेथाइलिन क्लोराइड के हार्मफुल इफेक्ट मतलब आपको बताया, जो पहला कंपाउंड मैंने पॉलीहेलोजन कंपाउंड बताया था CH2Cl2, ये इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हियरिंग। अगर इसके स्लाइटली इसके कंसंट्रेशन में आते थे, हमें देखने और सुनने में दिक्कत होती, बात सही कह रहे, डिजीनेस और नोजिया टिंगलिंग, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में आएंगे तो ऐसा कुछ होगा, स्किन के ऊपर गिर जाता है, बर्निंग और रेडनेस हो जाता था। बताओगे ऑल ऑफ दिस, सब कुछ सही है। 49 की अगर हम बात करते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑन वार्मिंग विथ वाटर प्रोड्यूस्ड। आपको पता है पिक्रिक एसिड बताया था, जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर 3 NO2 ग्रुप 2 ऑर्थो पैरा पर लगाते थे, वार्म H2 से बस सेक कर देते थे। अब बताओगे Cl हट करके OH आता था, तो उसको कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर दूसरा नाम पिक्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर आपका यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, तो रिएजेंट ये है, इनके सामने है। RX की रिएक्शन इससे कराएंगे तो ROH बनना चाहिए, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। AgOH से कराया तो यहाँ पर RX रिएक्शन AgCN से कराएगा, NaC बनेगा, ठीक है। KCN से कराएंगे, फिर से NaC बनाया, आपने कहा नहीं, यहाँ पर RCN बनता था। RX सोडियम इतना बताओगे ग्रिग्नार्ड, तो वुड्स रिएक्शंस हो जाएगा। सेकेंड और फोर्थ आपका सही है, आप कहेंगे डी वाला करेक्ट करो। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 51। Read the following statement and choose the correct answer. The boiling point of isomeric haloalkane decreases with increased branching. सही कह रहे हैं, अगर ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स घट जाएगा, ये तो सही कह रहे हैं। कह रहे हैं डिक्रीजेस विद इंक्रीज ब्रांचिंग। Among the isomeric dihalobenzyne, para isomer have higher melting point than their ortho and meta, ये भी कह रहे हैं सिमेट्री की वजह से। फिर the isomeric dihalogen benzene have a larger difference in their boiling melting point, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट्स बोलता है थोड़ा बहुत कह सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज होता है। लाइन लिखी आपकी एनसीईआरटी में, द आइसोमेरिक डाइहेलोजन बेंजीन हैव अ नियरली सेम बॉइलिंग, हाँ बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम हो जाता है, इसलिए गलत हो। यहाँ पर लार्जर बोला और बॉइलिंग पॉइंट, तो बताओगे पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि हम यहाँ पर एक आयोडाइड लिए हैं, ठीक है, रिप्लेस और M मेटेलिक फ्लोराइड है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, F इसको मिल जाता है और यहाँ पर I इसको मिल जाता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपेंड। M जितना भारी भरकम मेटल होगा उतनी आसानी से फ्लोरीन को छोड़ पाएगा वहाँ पर, ठीक है, उतनी आसानी से हैलोजन एक्सचेंज करा पाएगा। इन सब मेटल में सबसे भारी भरकम कौन है, रुबिडियम, तो कहेंगे ये सबसे अच्छा होगा, जितना बड़ी साइज का होगा उतनी आसानी से ब्रेक करेगा। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आपको पता था केवल कायरल कार्बन तो पहली कंडीशंस थी, लेकिन साथ साथ वहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप इसको कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर नीचे सेम है।
यहाँ से आप इसको कट करेंगे, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रख रहा है? नहीं, फ्लोरीन के सामने आयोडीन, आयोडीन के सामने फ्लोरीन कहेंगे तब ये तो होगा। यहाँ पर आता है, यहाँ पर कट किया तो आयोडीन के सामने फ्लोरीन, फ्लोरीन के सामने आयोडीन, नहीं मैच कर रहा है, मतलब सिमेट्री नहीं मिल रही, ये भी देगा। लेकिन यहाँ पर आता है फिर से इनके सामने ये नहीं देगा। तो बताओगे दूसरा और तीसरे पे ही आपको वहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मिलेगा, पहले चौथे से आप भूल जाओ। तो दूसरा और तीसरा मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये वाला देखते हैं 54 में कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक है, बेंजीनिक, सारी चीजें तो होंगी यहाँ पर। ये C7H6Cl2 गिव्स AgCl ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक AgNO2। एल्कोहलिक AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो AgCl देगा, Cl को तोड़ करके वो बना लेगा वहां पर AgCl। सॉल्यूशन यील्ड, ठीक है, एंड यील्ड C7H7OCl। C7H7OCl, एक हाइड्रोजन भी बढ़ गया है, ऑक्सीजन और एक Cl कम हो गया, ठीक है। ये ऑन ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का इसका मतलब यहाँ पर बताया एक H हट करके वहां पर ऐसा Cl हट करके वहां पर OH आया होगा, ठीक है, तभी एक हाइड्रोजन भी बढ़ा, एक ऑक्सीजन भी आ गया। फिर A ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड। और जब हम एक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो भी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, लेकिन वहां पर एक क्लोरीन भी रहेगा। याद रखना वो प्रोडक्ट कोई और नहीं होगा, इसका मतलब वो शुरू में जो रहा होगा वो यही रहा होगा, CH2Cl और यहाँ पर Cl। क्यों? पहली बात तो आपको पता है वहां पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 4 क्लोरीन, इसको काटो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब हम उसकी रिएक्शन Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ के 7 और ऑक्सीजन, मतलब एक OH ग्रुप आया। OH ग्रुप आपको पता है यहाँ वाला, जैसे ये तो टक्कर में ही नहीं, आपको पता है यहाँ वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि एक OH आ रहा है। और यहाँ पर आएगा तो 2 OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और आपको दोनों क्लोरीन आपका हटना चाहिए, लेकिन एक क्लोरीन वहां पर, क्योंकि अगर एक हटेगा तो वही सेम काम करके दूसरा भी हटेगा, तो ये भी गया, तो बचा आपका एक ये ऑप्शन, यहाँ वाला। फिर कह रहे हैं यहाँ पर जब इसको करेंगे ना, NaOH से रिएक्शंस कराते हैं तो ये OH बन जाएगा। और अभी तो आपको नहीं पता, लेकिन आगे जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड में चला जाता है, ये COH में चला जाएगा, लेकिन क्लोरीन अब भी यहाँ पर इंटैक्ट होगा। तो इसका मतलब बताओगे यही स्ट्रक्चर इसका सबसे बेस्ट होगा। 55 Which one of the following compound cannot be used for the preparation of Grignard reagent? Grignard reagent बनाने के लिए आप कौन सा कंपाउंड नहीं यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। ये क्यों नहीं चलेगा बता, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है। आप बताओगे खुद, ये क्या हो जाता है, प्रोटॉन का सोर्स है। ग्रिग्नार्ड बनते तुरंत रिएक्शंस करके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बना देगा। आप कहेंगे भाई ये कभी मत लेके चलना। 56 आपको कहता है 2-bromobutane react with OH minus in water to gives 2-butanol, the reactions involves। देखो यहाँ पर 2-bromobutane है, 2-bromobutane है, आपने यहाँ पर एक निक्लोफाइल तो डाला, लेकिन कौन से मीडियम में, वाटर, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा, प्रोटिक सॉल्वेंट। और आप वहाँ पर क्या हुआ, ब्रोमीन हट करके क्या आ जाता है, OH आ जाता है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ब्रोमीन हट करके OH है। लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपको हिंट दे रहे हैं भैया वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है। तो बताओगे इसका मतलब अच्छा लगा सकते हैं वहां पर रेस्माइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम केवल रिटेंशन नहीं, केवल इन्वर्जन, क्योंकि दोनों प्रोसेस होता है। तो हम कहेंगे कि अब इसमें से एक ऑप्शन लगाना है, हम कहेंगे C वाले लगा दो, रेस्माइजेशन हो जाएगा। चलो यहाँ पर ये NCERT का एक एग्जाम्पल था, मैंने पढ़ाते समय कहा था, उसको ध्यान देना। यहाँ पर कह रहे हैं माइनस, मतलब लिवोरेटरी 2-methyl-butane-1-ol है, इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्लस ये लिवो था, ये डेक्स्ट्रो 1-chloro-2-methyl-butane। यहाँ पर मैंने कहा था कि जो कायरल कार्बन था उस कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं टूटा था, ठीक है, उसके अलावा कोई वहाँ पर एक ग्रुप था, OH ग्रुप था, वो हटा, वहाँ पर Cl आया था। और अगर कभी भी ऐसा हो कि कायरल कार्बन का कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, कोई और बॉन्ड टूट करके रिएक्शंस हुई है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। इसको रिटेंशंस बोलते थे। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। NCERT में इसके बारे में 1-1.5 पैराग्राफ वहां पर स्ट्रक्चर्स बना के बताया गया। Which of the following is not true for SN1 reactions? देखते हैं। Favored by polar solvent, ठीक बोल रहा है। Tertiary alkyl halide generally react through SN1 reactions, ये भी सही बोल रहा है। The rate of reactions does not depends upon the molar concentration of nucleophile, ये भी सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 का मतलब केवल रिएक्टेंट
में एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली रिएक्ट एसएन, ये गलत बोल दिया, प्राइमरी SN2 देता है, तो आप कहेंगे ये गलत है, डी वाला। चलो यहाँ पर देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर इसमें आपको एल्काइल हैलाइड है, जैसे CH3 का होल्ड है, CH2Br है, C2H5OH से रिएक्शन कराया जा रहा है। एल्कोहल एक निक्लोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और अगले में क्या हो जाता है, उसका एनायन दिया गया, एल्कोक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन आपको दिया गया और ये रिएक्शंस कराया गया। और आपको ऑप्शन बताया गया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड आर रिस्पेक्टिवली, क्या क्या यूज हुआ होगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को मैं यहाँ पर ऐसा लिख करके आपको दिखाऊं, CH3 CH, यहाँ पर एक और CH3, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2Br है। अगर कोई निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर निक्लोफाइल यहाँ पर ये जाकर के इससे जुड़ रहा है और यहाँ पर भी वही जाके जुड़ रहा है, OC2H5 OC2H5 जुड़ रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये SN1 रिएक्शंस होता तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूट जाता 2 स्टेप में, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आता। और आपको बताइए प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है अपने आप को हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पर लाने की कोशिश करता, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भी यहाँ पर ऐसा कभी भी आपको लगे कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो शिफ्टिंग के चांसेस तो कर लेना अगर उसकी डिग्री बढ़ रही। ऐसे ये होता अगर SN1 होता तो इसी कार्बन पे फिर बाद में वो C2H5 वाला ग्रुप आके जुड़ना चाहिए, अगर वो SN1 को फॉलो करता तब, क्योंकि SN1 में ही कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस कार्बन पे ब्रोमीन था और उसी कार्बन पे OC2H5 जुड़ गया, इस कार्बन पे ब्रोमीन था उसी पे आकर के C2H5 जुड़ गया। तो भले ही आपको यहाँ पर गुमराह करने के लिए C2H5OH लगाया है, C2H5 माइनस लगाया, लेकिन दोनों ही केसेस में जिस कार्बन पे हेलोजन था उसी पे ही जाकर के जुड़ा। हालांकि इसके पास ऑप्शन था शिफ्टिंग का, लेकिन वो नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट बना ही नहीं। इंटरमीडिएट कहाँ पर नहीं बनता है, SN2 में, वहाँ पर तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसमें चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है असर्शन रीजन में, कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं CH3C, यहाँ पर ये आपका ये आ जाता है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, Na से रिएक्शंस कराता है और उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रोमीन की जहाँ पर OH ना आकर के, इसका मतलब यहाँ पर ये OH आया और जाकर के इस टर्सरी वाले कार्बन पे जुड़ा। ठीक, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर जुड़ना चाहिए। इट फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, सही करे। इसका मतलब यहाँ पर SN1 की रिएक्शन ये क्यों ऐसा प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के चक्कर में यहाँ पर गया तो मेथाइल शिफ्ट किया, यहाँ पर आया। तो बताओ इतने कम लाइन में इसने दोनों बातें बता दी कि असर्शन रीजन दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलो 61 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन एल्केलाइन hydrolysis of tertiary alkyl halide by aqueous alkali, if the concentration of alkali is double then the reactions rate at constant temperature क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप समझो टर्सरी की बात कर रही है ये, और जब इनका एक्वस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हेलोजन हट करके उसी की यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है। कह रहे कि अगर यहाँ पर जो हमारा OH माइनस था जो आया था, अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर देंगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो क्या रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बताओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बताओगे ऐसे कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये टर्शरी है और टर्शरी SN1 को फॉलो करता है और SN1 में जो रिएक्शन होता है केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो निक्लोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और वो क्या कर रहे थे, वहां पर कंसंट्रेशन एल्कली मतलब वही बेस जो था NaOH उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे। हम कहेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेंगे विल रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। चलो यहां पर देखते हैं, आपसे पूछा गया यहाँ पर जो B और D दिख रहा होगा उसके बारे में आपको बताना है। H2SO4, इसके बाद यहाँ पर A और उसके बाद यहाँ पर ये H2SO4 और ये दोनों लोग हैं, तो इसका मतलब आप चाहे उनको एक साथ कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ेगा, माइनस प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर H प्लस जाएगा, फिर वाटर जा करके जुड़ेगा। ठीक है, और वाटर जा करके जुड़ेगा, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर कह सकते हैं सर यहाँ पर CH2 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 आ जाता है। जैसे H प्लस ने अपना H दिया
तो तुरंत यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर लेकर के इसके ऊपर जाकर के अटैक कर देगा और करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है CH2OH, वाटर जाके जुड़ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ पर माइनस प्लस लाएगा, H प्लस निकलेगा, CH3 CH2OH बन जाएगा। तो इसका मतलब जो B है वो कोई और नहीं आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH है। फिर PBr3 से आप रिएक्शन कराएंगे तो OH को हटा करके हेलोजन लगा देगा, आप बताएंगे यहाँ पर CH3 CH2Br आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या D लगाएं कि ये बन जाए, बताओ कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहलिक KOH लगा दो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके हटा देगा, आप बताएंगे तो हमसे D पूछा गया अल्कोहलिक KOH और B पूछा गया हम कहेंगे इथेनॉल। तो चलो देखते हैं, पहले B को बताओ। मेथेनॉल नहीं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, इथेनॉल एंड अल्कोहलिक KOH। अब बताओगे D वाला हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या आता है 63। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स में कैसे, इथाइल क्लोराइड है ये 2 कार्बन का, फिर क्या बोल रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है 1 2 3, यहाँ पर क्लोरीन है, फिर क्या बोल रहा है एंड बेंजाइल क्लोराइड है, ये देख रहे हैं यहाँ पर CH2Cl है। कह रहे हैं SN1 बताओ, जो जितना स्टेबल होगा उतना, आपको पता है बेंजाइल कार्बोक्टाइल सबसे ज़्यादा, ये सेकेंडरी ये प्राइम, तो सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये, फिर थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। चलिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 64। असर्शन, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल, क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर बॉटल में स्टोर करते हैं, बात सही, यहाँ तक कंप्लीटली फिल करके, क्यों, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज ऑफ लिवर एंड किडनी, ये भी दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं इसका रीजन नहीं बताया, क्योंकि वहां पर जो क्लोरोफॉर्म हो जाता है कि अगर उसको लाइट और एयर दोनों मिल जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर के फास्जीन बना लेगा, फॉस्फीन बना लेता है, जो कि एक पॉइजनस गैस होता है, इसीलिए वहां पर डार्क कलर बॉटल रखता है कि अगर लाइट के संपर्क में आए तो कम से कम लाइट उस तक पहुंच पाए, ठीक है, तो उसका रीजन नहीं बताएगा, लेकिन हाँ डार्क कलर वाटर में रखते हैं, ये भी लाइन सही है, और वो क्या हो जाता है उसके संपर्क में लंबे समय तक रहेंगे तो हमारी लिवर और किडनी खराब हो जाएगी, ये भी बात सही है, तो दोनों चीजें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा है, तो बी आ जाएगा। तो ये आपकी लाइन वहां पर जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड वाला है वहां पर आपको बताया गया था, द फायर एक्सटिंग्विशर पायरीन कंटेन्स, फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फिर कहता है यहाँ पर 66, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज ऑफ लिवर एंड किडनी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फास्जीन, ठीक है, पॉइजनस गैस हो जाता है फास्जीन, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, लिवर इसको मेटाबोलाइज करके फास्जीन बना देता है, जिसकी वजह से तब खतरनाक हो जाता है। 67, क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरल, क्लोरल याद है CCl3CH2 आपको बना के दिखाया था, क्लोरोबेंजीन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बन जाएगा DDT बन जाता था, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं फुल नेम ऑफ DDT का अगर फुल नेम हम लोग याद रखते हैं तो इसे आपको याद है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वो था, लेकिन IPSC के हिसाब से इसका नाम याद रखना है, यहाँ पर DDT का 1,1 डाईक्लोरो, क्योंकि डाईक्लोरो आता था, फिर डाईफिनाइल आता, फिर ट्राइक्लोरोइथेन, नंबरिंग के साथ याद रखेंगे, कहेंगे 1,1 डाईक्लोरो, 2,2 डाईफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरोइथेन हो जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर C वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ तक हेलो एल्केन हेलो एरेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।